हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 2 से पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई चार्ज किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आया जाता है या उसको इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लेकर आते हैं, तो किसी पोजीशन पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, या मल्टीपल चार्जेस का सिस्टम अगर हम कन्फिगर कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है और उसका अगर ओरिएंटेशन चेंज होता है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कैसे की जाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर इन एक्सटर्नल फील्ड। जो आइसोलेटेड कंडक्टर होता है उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखने पर उसकी क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और जिसमें इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड ड्यू टू ए सिंगल चार्ज। अगर हम कोई एक सिंगल चार्ज, एक पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से, कहाँ से, इन्फिनिटी से, और किसी पॉइंट पर लेकर आते हैं, पॉइंट पी पर लेकर आए, जैसे इन्फिनिटी से किसी चार्ज q को, और ये जो पॉइंट पी है इसका पोजीशन वेक्टर हम मान सकते हैं किसी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। ये ओरिजिन हो जाएगा और इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं हम आर वेक्टर। तो हमने किसी स्पेस में कोई ओरिजिन चूज किया ओ, और उस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आर वेक्टर की पोजीशन पे जो पॉइंट पी है उस पर इन्फिनिटी से कोई चार्ज लेकर आए हैं क्यू, और ये स्पेस कैसा है, इलेक्ट्रीफाइड है। यानी कि इस स्पेस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम मान लेते हैं ई वेक्टर। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर, उसकी प्रेजेंस में जब हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लेकर आते हैं, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको कैसे लिखेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू एट आर इन एन एक्सटर्नल फील्ड इज कैन बी रिटन एज क्यू वी ऑफ आर, या इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, U इक्वल टू क्यू वी। ओके, ये किस तरीके से डिफाइन किया है आप लोग रिकॉल करेंगे, हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U इक्वल टू हमने लिखा था Q डेल्टा V, या इसको लिख सकते हैं U2 माइनस U1 इक्वल टू Q V2 माइनस V1, ऐसा हमने पढ़ा था। तो अगर हम इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लेकर आए और पॉइंट पी पे लाके हम रखते हैं, तो इन्फिनिटी के लिए पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाती है, और पोटेंशियल की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी इन्फिनिटी पे क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इन दैट केस दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये इस तरीके से लिखी जा सकती है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं U ऑफ आर इक्वल टू क्यू V ऑफ आर वेक्टर। यानी कि आर वेक्टर की पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q इक्वल्स टू चार्ज Q इनटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ऐसा हमने कल जो कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे लास्ट क्लास में, उसमें भी हमने इसका यूज किया था। इसी तरीके से ये जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है क्यू वी, यू इक्वल्स टू क्यू वी, इसका यूज करके हमने एक पोटेंशियल एनर्जी का एक नया यूनिट डिफाइन किया है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू द वर्क रिक्वायर्ड टू मूव ए सिंगल एलिमेंट्री चार्ज ई, सिंगल एलिमेंट्री चार्ज ई सच एज दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो ई होता है, थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी ऑफ एग्जैक्टली 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से अगर हमें किसी चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को मूव करना पड़े, तो ऐसा करने में हमें जो वर्क करना पड़ेगा दैट इज नोन एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या होगा, तो वर्क जो है W इक्वल टू क्या लिखते हैं U, या इसको लिख सकते हैं Q डेल्टा V। तो Q तो कितना है हमारा, सिंगल चार्ज या सिंगल प्रोटॉन का चार्ज जो है वो हो जाएगा E, और डेल्टा V कितना है,
चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 वोल्ट। सो ये जो टर्म हमारे पास में आ रही है E इंटू 1 वोल्ट, इसी को हम क्या लिखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज नोन एज वर्क या एनर्जी इन न्यू यूनिट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर इसको ऐसा यूनिट में हम कन्वर्ट करके लिखें तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने पर इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, और 1 वोल्ट का मतलब है 1 जूल पर कूलाम। फाइनली ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एसआई यूनिट में जो कन्वर्जन फैक्टर बनेगा वो ये निकल के आएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। क्लियर? तो ये यूनिट हम नॉर्मली जो है एटम्स या मॉलिक्यूल्स के केस में इस यूनिट को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, तो ये कन्वर्जन फैक्टर आपको याद होना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अगर अब जैसे मैंने बताया था कि एक चार्ज को हम लेकर आए इन्फिनिटी से और किसी पॉइंट पर पी पर लाकर रखे हमने रखा, तो हमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उस चार्ज की वो हो जाएगी QV। ऐसे अगर हम 2 चार्ज का सिस्टम बनाएं तो क्या होगा एक्सटर्नल फील्ड में, तो देखो पहला चार्ज हम इन्फिनिटी से लेकर आए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी QV या Q1V लिख सकते हैं। और इस चार्ज Q1 को हमने कहां पर रखा है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन R1 वेक्टर पे रखा है। सिमिलरली दूसरा चार्ज लेके आए इन्फिनिटी से और Q2 और उसको ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर R2 पर रखा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी एक्सटर्नल फील्ड में Q2 इंटू V प्लस। अब यहाँ पर जब हम दूसरा चार्ज लेके आएंगे तो हमें एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट तो वर्क करना ही पड़ेगा, साथ में Q1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा। और Q1 के अगेंस्ट जो वर्क किया जाएगा उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R12। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी सिस्टम की, द टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग द कॉन्फ़िगरेशन। इसमें 3 टर्म होंगी। पहली टर्म हो जाएगी चार्ज Q1 को एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट R1 पे रखने में किया जाने वाला वर्क। दूसरा एक्सप्रेशन या दूसरी टर्म हो जाएगी चार्ज Q2 को एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट पोजीशन वेक्टर R2 पर रखने में किया जाने वाला वर्क। और थर्ड हो जाएगा Q2 को Q1 के अगेंस्ट R2 पर रखने में किया जाने वाला वर्क। इस तरीके से इसमें 3 टर्म हो जाएंगे। अगर हम और कोई तीसरा चार्ज लेके आएंगे तो फिर Q3V ऑफ R3 प्लस फिर उसमें Q1 के अगेंस्ट भी वर्क होगा और Q2 के अगेंस्ट भी वर्क होगा, तो 3 टर्म और यहाँ पर जुड़ जाएंगी। क्लियर? अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। जब हम किसी डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, जब डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो डाइपोल एक्सपीरियंसेस नो नेट फोर्स बट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क विच इज गिवन एज टॉ वेक्टर इक्वल्स टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव x डायरेक्शन यानी कि राइट साइड में है, और यहाँ पर एक डाइपोल रखा हुआ है जिसकी डायरेक्शन है -q से +q, और इस डाइपोल की डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। तो कह सकते हैं P वेक्टर और E वेक्टर के बीच में जो एंगल है यहाँ पर वो कितना है, थीटा। क्लियर? तो ये टॉर्क हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। अब हम निकालना चाह रहे हैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम इस डाइपोल का ओरिएंटेशन अगर चेंज करें या इसकी पोजीशन चेंज करें तो ऐसा करने में हम जो वर्क करेंगे वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो मान लीजिए कि हम इस डाइपोल को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। कैसा? क्लॉकवाइज, ऐसा इसको रोटेट करते हैं। और मान लीजिए आपने स्मॉल एंगल d थीटा से उसको रोटेट किया, तो ऐसा करने में जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है या कहें कि ये जो टॉर्क इस पर काम कर रहा है, इस टॉर्क का काम क्या होता है, डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल अलाइन करना। और अगर हम इसको इसकी जो रोटेशन है इसको क्लॉकवाइज करते हैं तो ये टॉर्क क्या करेगा, इस पर वर्क करेगा। सो इफ वी रोटेट द डाइपोल थ्रू ए स्मॉल एंगल d थीटा, द वर्क डन बाय द टॉर्क इज dw इक्वल्स टू टॉ d थीटा। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। रोटेशनल मोशन में जो वर्क होता है वो होता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो dw इक्वल्स टू टॉ d थीटा। अब टॉ d थीटा टॉर्क जो होता है उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो टॉर्क की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे टॉर्क का तो ये हो जाएगा P E और ये हो जाएगा साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉ इक्वल्स टू PE साइन थीटा यूज करेंगे और d थीटा आपके पास में है ही है, लेकिन दोनों के बीच में एंगल कितना है यहाँ पर देखें, टॉर्क की डायरेक्शन जो है वो कौन सी है, क्लॉकवाइज, और हम जो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं वो कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा,
180 डिग्री। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dw इक्वल्स टू टॉ वेक्टर डॉट d थीटा वेक्टर, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हियर थीटा इक्वल्स टू पाई और 180 डिग्री। या इसको दूसरे टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं द वर्क इज नेगेटिव एज द रोटेशन d थीटा इज अपोजिट टू द टॉर्क। क्लियर? तो वर्क डन बाय द टॉर्क इक्वल्स टू माइनस पीई साइन थीटा डी थीटा। द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज देयरफॉर du। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? du, जो कि हम डिफाइन करते हैं, और du इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द टॉर्क इक्वल्स टू माइनस dw, और माइनस dw जब करेंगे तो ये du की वैल्यू क्या हो जाएगी? pe साइन थीटा। सो हियर du इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? pe साइन थीटा और डी थीटा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम कोई दो पोजीशन ले लेते हैं, जैसे कि इफ द एंगल थीटा इज चेंज्ड फ्रॉम 90 डिग्री टू थीटा, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? फाइनल पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल कौन सा है? 90 डिग्री से लेकर जा रहे हैं और थीटा तक, तो u ऑफ थीटा माइनस u ऑफ 90 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम 90 डिग्री टू थीटा, और एक्सप्रेशन क्या है? पी साइन थीटा डी थीटा। पी और ई जो है वो कांस्टेंट है, तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे आप। इसको एक टर्म और बढ़ा देते हैं यहाँ पर हम, एक स्टेप पी ई, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 90 डिग्री टू थीटा, और ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आएगा? माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और माइनस कॉस थीटा में लिमिट क्या है? 90 डिग्री टू थीटा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो पहले अपन अपर लिमिट यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस पीई, ये पीई है, और ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा, और ये माइनस पीई कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमने बताया थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। So this expression can be written as dot product of p vector and e vector. So u of theta minus u of 90 equals to minus p dot e. If we choose the potential energy of the dipole to be 0 when theta equals to 90 degree, जब 90 डिग्री होता है थीटा, अगर हम उस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 माने, यानी कि u of 90 जो है 0 हो जाएगा फॉर आवर केस, द वो इक्वेशन becomes u of theta equals to minus p dot e। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू u इक्वल्स टू माइनस p डॉट e। इसको ऐसे याद रखें आप, u इक्वल्स टू माइनस p वेक्टर डॉट e वेक्टर, ये हमें याद रखना। क्लियर? अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। किसी आइसोलेटेड कंडक्टर को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो कंडक्टर क्या होता है। तो हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, इन सम मटेरियल्स द आउटर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच एटम और मॉलिक्यूल आर ओनली वीकली बाउंड टू इट। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें कि आउटर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उनके न्यूक्लियस से वीकली बाउंड होते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलमोस्ट फ्री टू मूव थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द मटेरियल एंड आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो वीकली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से, वो फ्री होते हैं ऑलमोस्ट मूव करने के लिए थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द मटेरियल, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। व्हेन सच ए मटेरियल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड। जैसे ही हम ऐसे मटेरियल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के कारण ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं? मूव करते हैं, मोशन करते हैं। सच मटेरियल्स आर कॉल्ड कंडक्टर्स। तो कंडक्टर के पास में इस तरह के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कर सकते हैं, और उसी मोशन की वजह से कंडक्टर्स की एक्सटर्नल फील्ड में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वो क्या क्या होती हैं देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है उसकी, इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0। क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज 0 होता है। इन द स्टैटिक सिचुएशन द फ्री चार्जेस हैव सो डिस्ट्रीब्यूटेड देमसेल्व्स दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एवरीवेयर इनसाइड। क्या मतलब है कि जैसे ही हम आइसोलेटेड कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कंडक्टर के पास में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं?
इस तरीके से मूव करते हैं, इस तरीके से अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये ऐसे बात कर सकते हैं कि मान लीजिए इस कंडक्टर के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री चार्ज के रूप में क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करेंगे। तो यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है ये किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इसके अगेंस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कंडक्टर के लेफ्ट फेस पे जाके इकट्ठा होने लगेंगे और उनकी डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी राइट फेस पे। ऐसा करने से इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, और उसकी डायरेक्शन जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इंड्यूस हो रहा है ये कौन सा है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो प्रोसेस है रीडिस्ट्रीब्यूशन की तब तक चलती रहेगी इन फ्री चार्ज कैरियर्स की या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जब तक कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो जाता है। तो वो इस तरीके से अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब जब तक कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो जाता। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा तब ये जो मोशन था चार्जेस का ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और वो सिचुएशन कैसे हो जाएगी, स्टैटिक हो जाएगी। इसलिए इसको बोलते हैं स्टैटिक सिचुएशन। स्टैटिक सिचुएशन में देयर आर नो मोशन ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स। क्लियर? सो फॉर दिस प्रॉपर्टी वी कैन से द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो, और वी कैन से द डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर इज जीरो। नेट चार्ज डेंसिटी, ये रो का मतलब यहाँ पर कौन सा है हमारा, नेट चार्ज डेंसिटी। कंडक्टर के अंदर किसी भी तरह का चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा। नेट चार्ज डेंसिटी कौन सी वाली है, ये वॉल्यूम। क्लियर? दूसरा प्रॉपर्टी है एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, अगर कोई चार्ज्ड कंडक्टर है जिसमें चार्ज उसकी सरफेस पर है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कंडक्टर की सरफेस के नॉर्मल या परपेंडिकुलर होता है एट एवरी पॉइंट। जैसा कि इस डायग्राम में देखें, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर कुछ नेगेटिव चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप ड्रॉ करेंगे कभी भी कहीं पर भी, तो उसमें हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। जैसे कि अगर मैं इस पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगी वो इस सरफेस की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अगर मैं इस सरफेस पर ड्रॉ करना चाहूंगा तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी। क्लियर? तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। जैसे इसमें डायग्राम में थोड़ा सा इसको करेक्ट करके बनाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होती हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाएंगी। ठीक है? तो ये इस तरीके से कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में नहीं होता है। कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल नहीं होता है। ठीक है? द इंटीरियर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज। ध्यान दें यहाँ पर, द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज in the static situation। static situation का मतलब है when there are no motion of free charge या free electrons in a conductor। तो इंटीरियर मतलब है कंडक्टर के इनसाइड में, कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के पास में कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं होगा इन स्टैटिक सिचुएशन। क्यों नहीं होगा? when the conductor is charged। अगर मान लीजिए आपने कंडक्टर को, जैसे ये कोई कंडक्टर है और इसको आपने कोई चार्ज दिया यहाँ पर +Q, जैसे ही हम इसको ये चार्ज देंगे द एक्सेस चार्ज कैन रिसाइड ओनली द सरफेस ऑफ द स्टैटिक ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इन द स्टैटिक सिचुएशन। जैसे ही हम कंडक्टर को चार्ज देंगे ये तुरंत कहाँ चला जाएगा, इसकी सरफेस पे पहुंच जाएगा। फिर और कोई चार्ज देंगे तो वो कंडक्टर की सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि कंडक्टर के वॉल्यूम में अगर हम कोई भी चार्ज रखें तो वो चार्ज तुरंत कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कंडक्टर की सरफेस पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमने कहा कि कंडक्टर के अंदर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। और कंडक्टर के लिए, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करने के लिए चार्ज क्या करता है, अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। या कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज जो हमने वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट किया था वो कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, कंडक्टर की सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो देयर इज नो एक्सेस चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इन द स्टैटिक सिचुएशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है
electrostatic potential is constant throughout the volume of the conductor and has the same value as inside on its surface. यानी कि कंडक्टर के वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है और कितनी होती है, एज ऑन इट्स सरफेस, जो वैल्यू होती है वो उसके सरफेस की वैल्यू के बराबर होती है। जैसा कि इस डायग्राम में देखेंगे, सरफेस पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो है वी नॉट और वॉल्यूम में जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो है बी नॉट। क्यों होता है ऐसा? सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर एंड इज जीरो एंड द टेंजेंशियल एंड हैज नो कंपोनेंट ऑन द सरफेस। हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कंडक्टर के लिए वो अंदर की तरफ तो जीरो होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के पैरेलल कोई भी कंपोनेंट नहीं होता है, यानी कि सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट क्या होता है? जीरो। तो देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इनसाइड और ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होता है, आप लोग रिकॉल करें, हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन लिखा था E इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल आर। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है इट इज द नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विद डिस्टेंस। तो कहने का मतलब है कि अगर हम सरफेस के कोई दो पॉइंट लें तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या है? जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि सरफेस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो क्या होता है? जीरो होता है। इस डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसलिए इन दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होती है, या कहते हैं चेंज इन पोटेंशियल क्या है? जीरो है। ऐसा ही वॉल्यूम के अंदर है। जैसे वॉल्यूम के अंदर आपने दो पॉइंट्स लिए यहाँ पर और इन दोनों के बीच में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहें तो पोटेंशियल डिफरेंस इनके लिए क्या हो जाएगा? डेल्टा वी फिर से क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और सरफेस के किसी पॉइंट से वॉल्यूम में जाएं अगर हम अंदर की तरफ तो इन पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इस केस में भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्योंकि अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, सरफेस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है। तो जब हम अंदर जाएंगे तो हमें, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा और वर्क नहीं करने का मतलब है देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल। तो सरफेस से अगर हम वॉल्यूम में जाएं, ये वॉल्यूम में ही किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में हम किसी चार्ज को मूव करें तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता वॉल्यूम कंडक्टर के अंदर या उसकी सरफेस पे। दैट मीन्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू ऑन इट्स सरफेस। अगर हम पोटेंशियल का और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का और डिस्टेंस r का ग्राफ प्लॉट करें तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो इस तरीके से आएगा। ये कैपिटल R किसी स्पेरिकल सरफेस स्पेरिकल कंडक्टर की बात के लिए है ये डायग्राम। ये किसके लिए डायग्राम प्लॉट किया जा रहा है? जैसे कि स्पेरिकल कंडक्टर, जैसे स्पेरिकल कंडक्टर के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया है, इसी तरीके से स्पेरिकल कंडक्टर के लिए पोटेंशियल का जब हम डिराइव करेंगे तो उसमें क्या आएगा कि कंडक्टर के अंदर वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम में पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट है सरफेस तक। सरफेस कहाँ पर? जब r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाए, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, और जब सरफेस से बाहर जाते हैं तो वो कैसा हो जाएगा? प्रोपोर्शनल टू 1/r, या इसको बाहर के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं KQ अपॉन R फॉर स्फेरिकल कंडक्टर। द पोटेंशियल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ये 1/r² हो जाता है और अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ऐसा प्लॉट हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। उसका एक्सप्रेशन क्या होता है? E वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 electric field at the surface of a charged conductor E vector equals to sigma upon epsilon 0 n cap, where sigma is the surface charge density and n cap is the unit vector normal to the surface in the outward direction। अब क्या होता है कि अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा? नॉर्मली आउटवर्ड। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा? नॉर्मली इनवर्ड। तो ये जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की सरफेस के पॉइंट पे एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर, तो उसको आप याद रखेंगे E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 n कैप। फिर एक आता है प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग।
क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? जब हम किसी चार्ज को, ये कह सकते हैं कि किसी चार्ज किसी कंडक्टर को जिसमें हमने कोई कैविटी बनाई हुई है, कैविटी का मतलब है अंदर से उसमें कोई कट लगाया हुआ है, जैसा कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये अंदर हमने किसी सॉलिड कंडक्टर के अंदर कट लगा दिया है, उसको अंदर से थोड़ा खोखला कर दिया है, तो ये क्या कहलाती है? कैविटी। ये क्या है? कैविटी। तो अगर कोई इस तरह का कंडक्टर किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाए या किसी ऐसी जगह पर रखा जाए जहां पर बहुत सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो वट एवर बी द चार्ज एंड द फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आउटसाइड, इस कैविटी के बाहर कुछ भी चार्ज हो, कुछ भी फील्ड हो, ये जो कैविटी है ये कैसी है? चार्ज फ्री। चार्ज फ्री का मतलब है इस कैविटी के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। तो ऐसी कैविटी के लिए इनसाइड ए कंडक्टर, ये जो कैविटी है ये रिमेन्स शील्डेड फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस, यानी कि इस कैविटी के अंदर अगर कोई चार्ज नहीं है तो ये कैविटी एक्सटर्नल फील्ड से या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस से क्या रहती है? शील्डेड रहती है। अंदर की तरफ किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस नहीं पहुंचेगा बाहर से। तो द फील्ड इनसाइड द कैविटी इज ऑलवेज जीरो। दिस इफेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये जो कैविटी हमने यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है, इसमें हम देख सकते हैं कि अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा क्या रहता है? जीरो रहता है। बाहर चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी हो, बाहर कितना भी चार्ज आप इस कंडक्टर को दोगे, तो जो भी चार्ज देंगे वो सारा का सारा कहाँ पे चला जाएगा? उसकी सरफेस पे चला जाएगा। तो अंदर की तरफ नहीं कोई चार्ज आएगा, नहीं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या रहता है? जीरो रहता है। इसलिए अंदर का जो स्पेस है, इस कैविटी के अंदर का स्पेस, वो ऐसा स्पेस है जहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? जीरो है। सो हम कह सकते हैं कि अंदर जो स्पेस है वो बाहर के इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस से क्या है? अनअफेक्टेड है, शील्डेड है। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का जो यूज है वो कर सकते हैं हम प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस। अगर हमें कोई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट होता है, तो ऐसे सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट का प्रोटेक्शन हम कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। उसको किसी ऐसे कंटेनर, मेटल कंटेनर या मेटल जार के अंदर रख सकते हैं, जिससे उसके अंदर एक कैविटी बन जाएगी, और कैविटी बनने पे वो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? जीरो रहेगा। बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर उस कैविटी में पेनिट्रेट नहीं कर सकता, या कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एक कार है और उस कार के अंदर एक पर्सन बैठा हुआ है। तो ये कार जो है एक मेटल की बनी हुई कार है, तो इस कार के अंदर का जो स्पेस है वो एक कैविटी के रूप में काम करता है। तो एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अगर यहाँ पर हो रहा है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया कि एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ, और इस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से क्या होगा? जो बहुत सारा चार्ज इस कार की सरफेस पर इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन अंदर बैठा व्यक्ति जो अभी भी यहाँ पर है, तो अंदर बैठा व्यक्ति इस चार्ज डिस्चार्ज की वजह से क्या होगा? उसको कोई भी नुकसान नहीं होगा, वो हार्मलेस रहेगा। और जो एक्स्ट्रा चार्ज था वो इसके इस टायर की हेल्प से क्या हो रहा है? यहाँ पर ग्राउंडिंग में या ग्राउंड को ट्रांसफर हो रहा है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं। तो ये जो कार के अंदर जो कैविटी बनी हुई है, उस कैविटी में वो व्यक्ति बैठा हुआ है। अगर कार पर कोई बिजली गिर जाती है तो अंदर वाला बैठा हुआ व्यक्ति क्या रहता है? सेफ रहता है। और उसका रीजन क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। आपसे ऐसा एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो वो किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की वजह से होता है। एक और एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, यहाँ पर फेराडे केज होता है। A Faraday cage or Faraday shield is an enclosure made of a conducting material। ये ऐसा डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये एक फेराडे केज है जो कि एक कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ है। अब ये जो फेराडे केज बना हुआ है, इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। These Faraday cages act as big hollow conductors. You can put things in to shield them from electrical fields। ये जो फेराडे केज होते हैं ये बहुत बड़े होलो कंडक्टर्स होते हैं, और इनके अंदर हम उन चीजों को रख सकते हैं जिनको हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से शील्ड करना है। एनी इलेक्ट्रिकल शॉक्स द केज रिसीव्स पास हार्मलेसली अराउंड द आउटसाइड ऑफ द केज। इसको अगर कोई भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है या कोई इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है, तो वो पूरा का पूरा क्या है? इसकी आउटर सरफेस से पास हो जाएगा और नीचे निकल जाएगा। यानी कि अंदर की तरफ वॉल्यूम में किसी भी तरह का इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, या कोई इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें अंदर वॉल्यूम में नहीं जाएगा। इसलिए अंदर कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट रखा है, कोई भी
चीज हमने रखी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या रहती है, शील्डेड रहती है, सेफ रहती है। थैंक यू।